नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ तीनों मेहमान हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, समीर चौगांवकर साहब। बहुत स्वागत सर आप सभी का। और आज की टॉप स्टोरी व्यूअर्स कहानी कुर्सी की में है महाराष्ट्र में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे के भतीजे हैं, पंकजा मुंडे के भाई हैं, इनसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा मांग लिया और इन्होंने इस्तीफा दे भी दिया है। कंफर्मेशन खुद देवेंद्र फडणवीस ने कर दी कि मैंने इस्तीफा मांगा, उन्होंने इस्तीफा दिया, मैंने राज्यपाल को आगे दे दिया। लेकिन इस्तीफा हुआ क्यों, इसकी असल कहानी धनंजय मुंडे नहीं बता रहे हैं। धनंजय मुंडे कह रहे हैं कि मैंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, जबकि उन्हीं की पार्टी के सीनियर लीडर्स ने खुलकर बता दिया कि एक बीड जिले के एक सरपंच की हत्या के मामले में धनंजय मुंडे के एक करीबी वाल्मीकि कराड का नाम सामने आने के बाद उन पर पहले से इस्तीफे का दबाव था। लेकिन अब अचानक क्या हुआ कि फडणवीस को उनका इस्तीफा मांगना पड़ा। आपको पूरा घटनाक्रम थोड़ा सा बता देता हूं, उसके बाद आप बयान सुनिएगा। एक रिन्यूएबल कंपनी, एक एनर्जी कंपनी ने कहीं पर महाराष्ट्र में बीड जिले में एक संयंत्र लगाना था और वहां उससे 2 करोड़ रुपए की फिरौती वसूलने का एक घटनाक्रम शुरू होता है। उसमें ये आरोपी जो वाल्मीकि कराड है और इसके और सहयोगी थे, और इस फिरौती गैंग के आड़े आ जाते हैं वहां के सरपंच, जिनका नाम है संतोष देशमुख। और संतोष देशमुख को रास्ते से हटाने के लिए उनका अपहरण किया जाता है, फिर उनका कुछ देर के बाद शव बरामद हो जाता है। आरोप लगा वाल्मीकि कराड पर, पता चला उनके धनंजय मुंडे के साथ करीबी रिश्ते हैं और तस्वीरें भी इसकी सामने आ गई और ये मामला कई महीनों से चल रहा है। लेकिन तब धनंजय मुंडे ये कहते थे कि अगर मुख्यमंत्री को ठीक लगेगा, अगर मुझसे कहते हैं त्यागपत्र देने के लिए तो मैं दे दूंगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर अचानक चार्जशीट फाइल होने के बाद चार्जशीट के कुछ हिस्से लीक हो जाते हैं और उसमें खास तौर पर कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो विचलित कर देने वाली हैं, जिसमें संतोष देशमुख को टॉर्चर करके हत्या करने की पूरा का पूरा सिलसिला जो है वो इन तस्वीरों के जरिए खुद ब खुद बयां होता है। और ऐसी तस्वीरें हैं जो हम आपको पूरा ब्लर किए बिना दिखा भी नहीं सकते हैं। कैसे उनको निर्वस्त्र करके मारा पीटा गया, टॉर्चर किया गया, और तो और निर्वस्त्र करके उनके मुंह पर पेशाब तक किया गया। और ये सब कुछ ये वाल्मीकि कराड, इसके सहयोगी और लोगों ने मिलकर के किया। ये गिरफ्तार हो चुके हैं सब लोग, चार्जशीट हो चुकी है। लेकिन चार्जशीट से जब ये तस्वीरें लीक हुई, उसके बाद सरकार के ऊपर दबाव पड़ा और फिर धनंजय मुंडे का इस्तीफा मांग लिया गया। हालांकि वो मना कर रहे हैं कि इस प्रकरण से उनके इस्तीफे का कोई लेना देना है। लेकिन उन्हीं की पार्टी के सीनियर लीडर जो हैं छगन भुजबल, उन्होंने कहा कि धनंजय मुंडे ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है, हालांकि आरोपी से उनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था। अब इसमें 2-3 बातें करने लायक है। इसको फडणवीस सरकार की मजबूरी समझें या एक कड़ा फैसला लिया उन्होंने, इस नजर से इस घटनाक्रम को देखा जाना चाहिए। और एनसीपी अजीत पवार गुट के चूंकि ये हैं, तो अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के रिश्तों में इस प्रकरण को लेकर के क्या कोई खटास आई है, या अजीत पवार पूरी तरह ऑन बोर्ड थे, इस पर भी बात होगी। और खुद धनंजय मुंडे का अब पॉलिटिकल करियर आगे क्या दिखाई देता है, क्योंकि ये अजीत पवार के सबसे करीबी लोगों में शुमार होते हैं। ये सारी बातें हम करेंगे। मैं आपको 3-4 बयान सुनवा रहा हूं। मुख्यमंत्री ने जब इस्तीफे की बात बताई और उस पर रिएक्शन है आदित्य ठाकरे का, नाना पटोले कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, और छगन भुजबल जिनके बारे में मैंने जिक्र किया। सुनिए। महाराष्ट्र के मंत्री श्री धनंजय मुंडे, इन्होंने अपने पद का इस्तीफा मुझे सौंपा। मैंने ये इस्तीफा स्वीकृत किया है और अगली कार्रवाई के लिए मैंने ये इस्तीफा राज्यपाल जी के पास भेज दिया है। मैं अपोजिशन को गलत नहीं कहूंगा, मगर ये ऐसे जो इल्जाम कई बार जो लगाए जाते हैं, जिसमें जो है अगर वो आदमी का कितना उसमें जो दुष्कृत्य है उसमें उसका हाथ कितना है, उसका सपोर्ट कितना है, क्या है, कुछ भी तो मालूम नहीं है। और आज भी जो है कोर्ट में जो कागजात दाखिल किए गए हैं उसमें डायरेक्ट ऐसा कोई संबंध जो है धनंजय मुंडे के साथ नहीं दर्शाया गया है, मगर धनंजय मुंडे ने जो है अपने नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया है, जिसका जो है हमारे पार्टी ने जो स्वागत है। सिर्फ रेजिग्नेशन से बात बनती नहीं है, ये सरकार बर्खास्त होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में पिछले कई सालों में, 2.5-3 सालों में जो कायदा सुव्यवस्था, कानून की परिस्थिति बनी है, बहुत ही खराब है, बहुत ही भयानक है। कभी कोई बस में रेप होता है और राज्य के गृह मंत्री कहते हैं
कि ये सब शांत थी वो महिला, तो इसलिए कुछ हो सका नहीं, कुछ एक्शन हो सकी नहीं। कैसी बात है? कैसा न्याय है? कैसा कानून है? अगर कोई एक्शन अभी आज ना ले, पूरी सरकार बर्खास्त ना हो, तो ये महाराष्ट्र में कौन इन्वेस्टमेंट के लिए आने वाला है, कौन रहने वाला है, कौन सी महिला या कौन सा पुरुष सुरक्षित है? ये हम सारे नागरिकों का विषय है, ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है। मैं यही कहता हूँ कि एक रेजिग्नेशन से कुछ होने वाला नहीं है। चार्जशीट अमेंड होनी चाहिए, इम्प्रोवाइज चार्जशीट आनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये सारा मामला होना चाहिए। और सरकार को इतने देर ये सब करने को लगा है, इसका मतलब है सरकार गुनहगार को पीछे अपना छुपाने का काम करती है। महाराष्ट्र में गुनहगारी बड़े पैमाने में बढ़ी है। जो मुख्यमंत्री ने नागपुर के अधिवेशन में जवाब दिया था वो सब झूठ दिया था। विधानसभा का भी दिशाभूल उन्होंने की थी, महाराष्ट्र की जनता की दिशाभूल की थी। ये स्पष्ट हो चुका है। महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में ऐसे कई मंत्री है, ऐसे मंत्रियों पे कब कार्रवाई करेंगे ये भी। नाना पटोले को मैंने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष आपको बताया, करेक्शन वो अध्यक्ष नहीं है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है समीर जी कि अचानक इस्तीफा क्यों? मामला तो कई महीनों से चल रहा है, ये मांग तो कई महीनों से विपक्ष कर रहा था कि धनंजय मुंडे रिजाइन करें। देखिए, दो बड़ी इंटरेस्टिंग घटनाएं महाराष्ट्र की राजनीति में, और दोनों घटनाएं अजित पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों के साथ जुड़ी हुई है। कुछ दिन पहले माणिकराव कोकाटे को सजा हो गई थी, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है अभी सरकार के अंदर, कैबिनेट मंत्री एग्रीकल्चर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक है। उन्हें एक जालसाजी के मामले में कि गलत पेपर देके जमीन कब्जाने का एक आरोप था, जिसपे उनको सजा हो गई थी 2 साल की लोअर कोर्ट से। देवेंद्र फडणवीस ने जब डिसीजन आया उसी दिन अजित पवार को फोन करके कहा कि भाई मंत्री का आप इस्तीफा करवाइए, उनको सजा हो गई है। अजित पवार बारामती में थे, अजित पवार मुंबई पहुंचते हैं, दूसरे दिन सुबह देवेंद्र फडणवीस से मिलते हैं। देवेंद्र फडणवीस से कहते हैं कि वो अपील करेंगे हाईकोर्ट में, अगर राहत मिल जाएगी तो इस्तीफा नहीं करवाएंगे, अगर राहत नहीं मिलती तो इस्तीफा दे देंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा उनके पास सिर्फ 7 दिन है, वो अपील करे, अगर राहत मिलती है तो मैं इस पर विचार करूंगा, वरना मैं उनसे इस्तीफा ले लूंगा। ठीक है। वो कोर्ट में गए, उनको राहत मिल गई इस मामले में, तो फिलहाल माणिकराव कोकाटे बचे हुए। अब धनंजय मुंडे का मामला आता है। धनंजय मुंडे का मामला बहुत लंबे समय से चल रहा था। सिर्फ ये जो संतोष देशमुख की जो हत्या हुई है, वो हत्या तो अभी हुई है, उसके पहले से धनंजय मुंडे के बहुत टीम वर्क, मतलब ये जितने लोग अभी आरोपी बने, ये मुंडेस मैन का नाम से भीड़ में जाने जाते हैं। मुंडेस मैन है। हाँ, मुंडेस मैन के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा। अब इसके अंदर वाल्मीकि कराड़ हो, इसके अंदर सुदर्शन घुले हो, इसके अंदर प्रतीक घुले हो, ये सब इसकी टीम है धनंजय मुंडे की। और वहां धनंजय मुंडे का जो व्यवसाय चलता है, मतलब बिजनेस का, कोई भी इंडस्ट्री आएगी, कोई भी जमीन का सौदा होगा, कुछ भी अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी, तो वो धनंजय मुंडे के कहने पर वहां पूरा साम्राज्य चलता है बीड के अंदर। और अभी आप देखिए, जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो वहां से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के जो सांसद बने हैं मनोहर सोनवणे, उन्होंने चुनाव के पहले आरोप लगाया था कि किस तरीके से ये तबका, जो लोग अभी गिरफ्तार हो, इनके ऊपर आरोप लगाया था कि ये लोग वहां किस तरीके से बूथ मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, वोट न करने देने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय भी ये सुर्खियों में आए थे। मोटी बात, संतोष देशमुख के ये जितने भी हत्या के आरोपी हैं, इनका धनंजय मुंडे से रिश्ता जग जाहिर है। ये तो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस पार्टनर था, बताया जा रहा है। ये जो कराड़ है, वाल्मीकि कराड़, ये तो मेरा सवाल ये था सर कि अब इस्तीफा क्यों हुआ? देखिए, एसआईटी गठित हो गई थी। एसआईटी गठित होने के बाद जो एसआईटी में जो जानकारी निकली और जो रिपोर्ट सौंपी गई है, वो लीक हो गई। 1 तारीख को पेपर सबमिट किए थे, और कल उसके पेपर वीडियो जारी हो गए, मतलब लीक हो गए। अब ये किसने लीक किया, एसआईटी की जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी, ये एक रहस्य बना हुआ है। वीडियो जारी हो गए, वीडियो कॉल जारी हो गए। कहीं धनंजय मुंडे का नाम है? धनंजय मुंडे का नाम सीधे नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि उसमें ये कहा जा रहा है कि साहेब देख लेंगे, साहेब का जिक्र हो, साहेब देख लेंगे। अब साहेब कौन है? तो साहेब धनंजय मुंडे का आता है। आरोपी कह रहे हैं, हम आरोपी कह रहे हैं कि एक जगह साहेब का जिक्र है कि साहेब से, मतलब मराठी में वो कह रहा है कि साहेब मैनेज कर लेंगे चीजों को, कुछ होगा तो साहेब देख लेंगे। अब साहेब कौन है? वो साहेब किसके बारे में कह रहा है? धनंजय मुंडे कहते हैं कि अगर कुछ मामला है, दोषियों को कार्रवाई हो, मेरा उससे कोई धनंजय मुंडे का सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं, लेकिन चूंकि वो धनंजय का बेहद करीबी आदमी है, और भीड़ का चूंकि मामला और अभी जातिगत मामला हो गया है, वहां एक इनडायरेक्ट रेफरेंस है, और विपक्ष कह रहा है कि ये साहेब ये हैं। बिल्कुल। अब मेरा सवाल आपसे दूसरा ये है कि कैसे देखें इसको? ये मजबूरी बन गया था देवेंद्र फडणवीस के लिए इनका इस्तीफा मांगना, या देवेंद्र फडणवीस ने एक सख्त कार्रवाई की है? नहीं, देवेंद्र फडणवीस ने कार्रवाई की। देवेंद्र फडणवीस के लिए कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं किसी को बचाना। देवेंद्र फडणवीस ने अपने पार्टी के नेताओं को बचाते इस मामले में। और 2014 से अगर 2019 का कार्यकाल देखेंगे, तो जब भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता का जब जमीन भूखंड में नाम आया, तो इस्तीफा ले लिया उनका। आज उनकी बेटी केंद्र में मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी की सांसद है वो,
एकनाथ खड़से का इस्तीफा देवेंद्र फडणवीस ने लिया, जमीन के मामले में नाम आया। ठीक है, देवेंद्र ने कहा भाई इस्तीफा दीजिए, आप क्लीन होकर निकलेंगे, आप फिर मंत्री बन जाएंगे। तो देवेंद्र फडणवीस का जो प्रशासन 2014 से 2019 तक का रहा है कि किसी भी तरह के मैं दागी लोगों को बर्दाश्त नहीं करूंगा, और आप कैबिनेट में हो तो आपको साफ सुथरी सभी का रहना चाहिए। आरोप लगा, इस्तीफा दो, जांच का सामना करो, क्लीन निकलोगे, फिर मंत्रिमंडल में स्वागत है। ठीक है, ठीक। हर्षवर्धन जी, कैसे देखा जाए इसको? एनडीए सरकार का एक बड़ा विकेट गिरा है महाराष्ट्र के अंदर, अभी नई ताजी सरकार बनी है महायुति का, एक दाग लगा, उसको धोने की कोशिश है या कुछ और? देखिए, इसको मैं सिर्फ एक तरह से देखता हूं कि देवेंद्र फडणवीस जो राजनीति करना चाहते हैं उस राजनीति से वो जरा सा भी डेविएशन नहीं लेने वाले हैं। ये एकनाथ शिंदे और अजित पवार को बहुत अच्छे से ध्यान में रहना चाहिए। ये तब साबित हो गया था जब शरद पवार से वो लड़ाई लड़ रहे थे, नवाब मलिक को जेल जाना पड़ा था, महाराष्ट्र के हर राजनीतिक ठिकाने को देवेंद्र फडणवीस ने ध्वस्त किया। उनके विरोधियों ने आपस में हाथ मिला लिया, चाहे वो बीजेपी के भीतर के रहे हों या फिर उनके सहयोगी को। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को हर तरह से कमजोर करने की कोशिश की। उससे उबर कर देवेंद्र फडणवीस यहां आए। जब 2.5 वर्ष के उप मुख्यमंत्री की शपथ लेनी पड़ी थी तो वो उनके जीवन के द्वंद्व का सबसे खतरनाक दौर था, जहां उनको नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे कहां ले जाकर पटकेंगे। अब इसको आप यूं भी देख सकते हैं कि ये चार्जशीट आकर लीक हो गई। इसका मतलब ये हुआ ना कि पुलिस जो चार्जशीट तैयार कर रही थी उसने रंच मात्र दबाव महसूस नहीं किया। अगर दबाव महसूस किया होता तो वो 4 बर्बर पाशविक फोटोज चार्जशीट का हिस्सा क्यों होते? इसका मतलब कि वो साफ था कि जो कार्रवाई होनी, धनंजय मुंडे बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्होंने सब करके देख लिया, लेकिन बाकायदा सदन में और उसके बाद बाकायदा देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि बीड में सरपंच की हत्या का जो भी दोषी होगा, जितना भी बड़ा होगा, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। और जब एसआईटी उन्होंने उसका ऐलान किया था तो उस वक्त ही कहा था कि इसका मैंडेट ये सिर्फ ये नहीं कि जांच कर ले, इसका मैंडेट है कि जो भी इसके आरोपी दोषी हैं वो पकड़े जाए और उनको हम भेजें। देखिए, अभी तक जो पब्लिक डोमेन में था कि अच्छा साहब एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा हत्या करने का किसी की, और उसकी एक बड़े आदमी के साथ तस्वीर फोटो निकली हुई, वो दुनिया ने देखी। फिर लोगों ने कहा कि चलो ये तो बिजनेस पार्टनर है, लेकिन अगर चलो उसने कोई गुनाह करा भी है तो भाई धनंजय मुंडे को उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन क्या ये जांच की आंच धनंजय मुंडे तक पहुंच रही है और अब उनको बचाना मुश्किल था, इसीलिए इस्तीफा हुआ? नहीं, मुझे लगता है कि एक तो एक अगर इतने नजदीकी रिश्ते हैं तो भैया 2 करोड़ की वसूली उस रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी वाले से क्यों करना चाह रहे थे? असली मसला तो ये है ना। और अगर बीड में वसूली चल रही है, अगर मंत्री का इतना नजदीकी आदमी उस वसूली को लेने में इन्वॉल्व बताया जा रहा है, उसका इस तरह से बर्बर तरीके से एक सरपंच की हत्या हो जा रही है, तो आंच कितनी पहुंचेगी वो अलग सवाल है। लेकिन क्या सरकार का भी कोई दायित्व तो होता है कि नहीं? आप मक्खी सामने पड़ गई उसके बाद भी निकल जाएंगे? मक्खी को निकालकर फेंकना ही पड़ेगा। और भले ही नैतिकता आज के समय में कुछ न रह गई हो, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का यह निर्णय महाराष्ट्र की राजनीति, जो लोग साफ सुथरी होने की उम्मीद जता रहे हैं, उनको थोड़ा नैतिकता का तो सवाल ही नहीं है। नैतिकता की बात होती है तो धनंजय मुंडे कहे ना मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। वो तो कह रहे मेरी तबीयत खराब है, मैंने इसलिए इस्तीफा दिया। धनंजय मुंडे पालक मंत्री है वहां के, बीड के गार्जियन मिनिस्टर है वो, उनके पास उसकी जिम्मेदारी। अब सर जांच देखिए कहां तक जाती है, लेकिन मुझे सर पूरा वो उसकी पृष्ठभूमि याद नहीं है, लेकिन केंद्र में मोदी जी की पहली सरकार में कोई मामला हुआ, विपक्ष ने मांग की इस्तीफे की किसी की, तो राजनाथ जी का बयान था कि यूपीए सरकार नहीं है, एनडीए सरकार है, इस्तीफे नहीं होते, इसमें इस्तीफे नहीं होते हैं। और हुआ भी नहीं इस्तीफा, ना उस मंत्री का हुआ इस्तीफा जिनके बारे में मांग की गई राजस्थान के, वो अब इसमें विश्व में मतलब दुनिया में नहीं है। और उसके बाद टेनी वाला मामला हमारे सामने है, जब उनके बेटे ने उनका तो डिपार्टमेंट भी नहीं बदला गया, इस्तीफा तो छोड़ दीजिए, वो उसी महकमे में रहे। तो क्रेडिट तो क्या देवेंद्र फडणवीस को क्रेडिट देना चाहिए इस मामले में? नहीं, बिल्कुल देना चाहिए देवेंद्र फडणवीस को क्रेडिट। लेकिन राजनीति जो है, देखिए देवेंद्र फडणवीस भविष्य की राजनीति कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस वर्तमान में तो वो जहां पहुंचना था वहां पहुंच चुके हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी दोबारा बने हैं और इतना अच्छा मैंडेट लेके आए हैं, उनके नेतृत्व में महायुति को मैंडेट मिला है। अब वो आगे की राजनीति कर रहे हैं, और आगे की राजनीति के लिए देवेंद्र फडणवीस, आप याद करिए 2012 और 11-12 के नरेंद्र मोदी वाली राजनीति कर रहे हैं। वो एक मॉडल राजनीति देश को देना चाहते हैं भविष्य के लिए, 2029 की लड़ाई है ये, और इसलिए वो ऐसा कोई चूक नहीं करेंगे जिससे उनकी छवि पर किसी तरह का दाग लगे। जैसे मोदी जी जब 2012 का चुनाव जीते थे गुजरात का, और उन्होंने आगे की तैयारी शुरू की थी, तो वो बहुत फूंक के कदम रखते थे सारी चीज़ें, और अपनी छवि पर उन्होंने कोई दाग नहीं लगने दिया। उसी तरह देवेंद्र फडणवीस अब हर तरह से ऐसा काम कर रहे हैं जिससे उनकी छवि बढ़े
और उनकी छवि पर किसी तरह का कोई सवाल न उठे। और धनंजय मुंडे का इस्तीफा उसी की एक कड़ी है। और धनंजय मुंडे वैसे भी एनसीपी के नेता हैं, वो वैसे भी देवेंद्र फडणवीस की आँख की किरकिरी पहले भी रहे हैं। जब आप याद करिए, जब देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली थी रात में 5 बजे सुबह और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया था, तो सबसे पहले पाला बदल शरद पवार के पास जाने वालों धनंजय मुंडे थे। आना इनको भी अजीत पवार के साथ नहीं आए, लेकिन वो चले गए थे शरद पवार के साथ बैठ के। तो वो सब पुराना इतिहास भी है और वो कभी देवेंद्र फडणवीस की गुड बुक में नहीं रहे हैं। ये मौका है राजनीति में, मौके का। देवेंद्र फडणवीस एक सख्त प्रशासक, देवेंद्र फडणवीस सबसे करीबी धनंजय मुंडे थे, भारतीय जनता पार्टी में लेकर आए थे उसको। राजनीति इसको यूं भी समझिए, भाजपा में आए थे ना वो, तब आए थे संदर्भ के लिए। मुंडे से जब झगड़ा हुआ अपने चाचा से, तो देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा में उनको लेकर आए थे और एमएलसी बनाया, विधान परिषद का उनका प्रभारी बनाया। इतिहास है ना। हाँ, मतलब इतिहास में अभी भी देवेंद्र के करीबी है वो, समीकरण बदलते हैं जी, देवेंद्र जी के बहुत करीबी है अभी। बिल्कुल धनंजय मुंडे देवेंद्र के करीबी रहे। सबसे पहले तो वही गए थे शरद पवार के पास, छोड़ वाला बदल करके। वो ठीक कैसे है? इसका मतलब अगर देवेंद्र फडणवीस इतने करीबी थे तो उनको रहना चाहिए था। मैं एक मिनट, थोड़ा सा बस संदर्भ ध्यान में आ जाए। पंकजा मुंडे और धनंजय मुंडे भाई बहन है, लेकिन चचेरे हैं। गोपीनाथ मुंडे की विरासत भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता धनंजय मुंडे आगे बढ़ा रहा था, लेकिन अपनी बिटिया को आगे बढ़ाने के लिए गोपीनाथ मुंडे जी की ये पसंद थे। अपनी बेटी आ गई, धनंजय मुंडे पीछे छूटे। धनंजय मुंडे भले चले गए वहां, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के बहुत नजदीकी थे। अभी भी ये सरकार बनाया उनको, खुद बनाया। और जो सबसे बड़ी बात है, ये जो एक झगड़ा दूसरा था जिसको हम लोग देखते हैं कि पंकजा मुंडे अक्सर जो है देवेंद्र फडणवीस सरकार के खिलाफ बोलती हैं, वो भी एक वजह है, क्योंकि वो धनंजय। अच्छा, इसमें अजीत पवार से रिएक्शन लेने की कोशिश की गई, क्योंकि उनकी ही पार्टी के कोटे से मंत्री हैं ये, और उन्होंने कुछ कहने से मना कर दिया। सुना सकते हैं तो सुना दीजिए। अब इस पूरे मामले पे इस्तीफा मांगे जाने से अजीत पवार नाराज हैं या ऑन बोर्ड हैं? देखिए, अजीत पवार के चेहरे पे जो है वो हंसी नहीं है जो कल थी, जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, खिलखिला रहे थे, याद खिलखिला रहे थे। आज उनका तनाव स्पष्ट दिख रहा है। इसका मतलब इस फैसले को लेकर उनके अंदर बहुत जबरदस्त उथल पुथल है। क्या नहीं चाहते थे ये? नहीं, बिल्कुल अजीत पवार नहीं चाहते थे। माणिकराव कोकाटे को भी उन्होंने बचाया पहुंच के कि भाई अभी इसको समय दो, वो कोर्ट में अपील कर रहे हैं, उन्हें अगर राहत मिल जाएगी तो आप इस्तीफा मत लेना। उन्होंने पूरी कोशिश की, प्रफुल्ल पटेल ने पूरी कोशिश की, सुनील तटकरे ने पूरी कोशिश की कि धनंजय मुंडे बचे। देखिए, धनंजय मुंडे एक बड़े के नेता है, और अगर आज वहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राजनीति को स्टेब्लिश किया तो धनंजय मुंडे की बड़ी भूमिका रही है, और शरद पवार के भी बहुत भरोसेमंद रहे। तो अजीत पवार को लग रहा होगा कल ऐसा ना हो कि मतलब ये नकारात्मक मैसेज जाए और वो कल पाला बदल दे। फडणवीस ने अजीत पवार की असहमति के बावजूद बिल्कुल वो इसमें किसी का नहीं सुनेंगे। ये क्लियर होना जरूरी था। अब महाराष्ट्र का ही आपको एक दूसरा प्रकरण मैं बता देता हूं, इतना गंभीर नहीं है लेकिन फिर भी औरंगजेब फिर एक बार चर्चा में आ गया है। औरंगजेब की औरंगाबाद में अब सर क्या संभाजीनगर में वहां उसका मकबरा है, वहां बहुत से लोग जाते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं, दुआ भी करते हैं, सब करते हैं। अब औरंगजेब को देश का जो सबसे बड़ा जो अधिकांश लोग हैं, खासकर के हिंदू समाज, वो इसको उसका एक बड़ा हिस्सा विलेन के तौर पर देखता है। इसने हमारे मंदिर तोड़े थे, इसने सिख गुरुओं की हत्याएं करवाई थी, वगैरह वगैरह। इसने शिवाजी महाराज के साथ क्या किया था, उसने जंग लड़ी थी, सब चीज़ें। और महाराष्ट्र, शिवाजी महाराज हैं और तो महाराष्ट्र है, और औरंगजेब तो ये तो इतिहास का हिस्सा है। अब समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अबू आजमी, उन्होंने इनकी शान में, औरंगजेब की शान में कुछ बातें कह दी। उन्होंने कहा कि औरंगजेब तो एक महान शासक था, औरंगजेब ने हिंदुओं पर अत्याचार नहीं किया, अगर उसने मंदिर तोड़े तो मस्जिद भी तोड़ी। औरंगजेब क्रूर नहीं था, एक इंसाफ पसंद बादशाह था। औरंगजेब के शासन में भारत सोने की चिड़िया था। भारत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का 25% हिस्सा जो है वो भारत के हिस्से में आता था। और अगर औरंगजेब इतना क्रूरता करता था तो कितने हिंदू बचते, ये अबू आजमी ने कहा। तो सबसे पहले रिएक्शन आया उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का, और उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, इसको जेल में डाला जाना चाहिए। हालांकि वो खुद सरकार में है। और एक दूसरे विधायक हैं, उन्होंने ये मांग कर दी कि अब वक्त आ गया है कि औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र से हटा दी जाए। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफगानिस्तान बर्मा तक बढ़ी हुई थी।
एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। इसको ज़बरदस्ती के हिंदू मुस्लिम करके नफरत वाला काम नहीं करना। सर, आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। संभाजी साहब क्या किया? अरे इसलिए लड़ाई सुनिए ना, ये जो है उस वक्त लड़ाई थी, राजकाज की लड़ाई थी, समझा आपने? कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। औरंगजेब ने ये कहा था कि तुम मुस्लिम धर्म स्वीकार लो, तो ये धर्म की लड़ाई नहीं हुई तो कौन सी हुई? नहीं, देखिए ऐसा है कि औरंगजेब की फौज में हिंदू थे और जो है छत्रपति शिवाजी के महाराज के सिपाही सारा मुस्लिम थे। ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई बिल्कुल नहीं। उनका बयान बहुत ही गलत है और निंदाजनक है। जिन्होंने जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन इनका हलाल किया है, अत्याचार किया है, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, चमड़ी उधेड़ दी, जीभ जबान काट दी, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। और इसलिए ये अबू आजमी इन्होंने माफी मांगनी चाहिए, या हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने भी बहुत ही गंभीरता से उनकी बात को लिया है। और निश्चित रूप से ऐसे अबू आजमी को जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। अभी औरंगजेब का जो प्रेम उमड़ा है, इस पर क्या हो? देखिए, अब मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये इस देश का फ्रॉड सेकुलरिज्म कब तक इस देश की आत्मा को कुचलता रहेगा। औरंगजेब बाबर की निशानी क्यों होनी चाहिए भाई? ये तो नरेंद्र मोदी की सरकार को तय करना चाहिए कि ऐसी कोई भी निशानी देश के किसी हिस्से में नहीं रहेगी। और जो लोग ये झूठ बोलते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि मुगल शासकों के समय में भारत बहुत बड़ा था, उससे बहुत पहले थोड़ा और पीछे जाइए तो भारत सोने की चिड़िया उस दौर में कहा जाता था। मुगल शासन के दौर में नहीं था। मुगल शासन के दौर में क्या था? अंग्रेजों के दौर में क्या था? हमारे रॉ मटेरियल, हमारे संसाधन का उपयोग करके वो अपने यहां करते थे। ये एक बताना जरूरी। लेकिन जो असली बात है, सबसे ज्यादा हिंदुओं की हत्या करने वाला कातिल, गुनहगार, क्रूर व्यक्ति था औरंगजेब। इतिहास में सब लिखा। और मैं तो ये जानना चाह रहा हूं, क्या वहां मकबरा है? मैं कह रहा हूं, वो बार-बार क्यों होना चाहिए? वो तो हटा दें। बिल्कुल क्यों होना चाहिए? उस पर कोई भी मुसलमान जाएगा तो उसके ऊपर संदेह होगा या नहीं होगा? औरंगजेब और बाबर की निशानी इस देश में क्यों होनी चाहिए? हम अपने देश के मुसलमानों के प्रति और हिंदू मुसलमान का जो संदेह पैदा होता है वो इस तरह की घटनाओं से होता है। वरना अबू आजमी को और क्या जरूरत थी? अबू आजमी कह रहे हैं, इसका मतलब उनके जो समर्थक हैं वो औरंगजेब के समर्थक हैं। औरंगजेब को कोई सेकुलर बता देता है, और इतने ही सेकुलर थे तो काहे को मंदिर काट काट के सारा मस्जिद बनाई थी? मकबरा हटे वहां से? नहीं, मैं नहीं मकबरा हटे। इतिहास में आप सारी चीज़ें, अब औरंगजेब के मरे हुए कितना साल हो गए, मकबरा हटा के आप क्या करेंगे? देखिए, औरंगजेब के बारे में सबकी राय अलग अलग हो सकती है और संविधान सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। अगर किसी की राय औरंगजेब के बारे में खलनायक की है तो कोई कुछ भी कह सकता है। इसमें कौन सा अपराध हो गया? रावण के बारे में आज इस देश में बहुत सारे लोग, दक्षिण भारत में रावण की पूजा होती थी, तो क्या आपने तमिलनाडु को अलग कर दिया क्या? जो बोला सो बोला, वो उसकी राय खत्म। वो आगे बढ़िए। अब बी एन पांडे की किताब है। बी एन पांडे इस देश के बहुत बड़े विद्वान थे, आपके प्रयागराज के ही थे, जहाँ के हर्षवर्धन जी इलाहाबाद के ही थे, उड़ीसा के राज्यपाल रहे। उनकी किताब है, रिसर्च है कि औरंगजेब ने चित्रकूट के मंदिरों को कितना दान दिया। तो बी एन पांडे ने लिखा, बी एन पांडे को हटा दीजिए। सवाल है इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का समय नहीं है। मैं आपसे एक शॉर्ट कमेंट ये जानना चाह रहा हूं, महाराष्ट्र के लोगों के लिए, महाराष्ट्र के समाज में और नेताओं में, पॉलिटिक्स में औरंगजेब का किरदार कैसे देखा जाता है? अगर आप देखोगे, जो राष्ट्रवादी लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना के अगर लोग देखेंगे तो वो तो मानते हैं कि भाई औरंगजेब का यहाँ पर किसी भी तरह की कोई निशानी नहीं होना चाहिए, और मानते हैं कि भाई इसके कारण हिंदुस्तान को कितना नुकसान हुआ है। समाजवादी पार्टी उसके पक्ष में। अब अबू आजमी जो है तो मानपुर से विधायक है, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। अबू आजमी दरअसल उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को संदेश देना चाहते हैं। चुनाव की जो तैयारी अब शुरू हो रही है, उनको महाराष्ट्र से बहुत कंसर्न नहीं है, वो उत्तर प्रदेश को लेकर संदेश देना चाहते हो। तो ये अबू आजमी वही है जो दाऊद इब्राहिम को कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम ने तो बंबई में बहुत रोजगार दिया था लोगों को। ये वही अबू असीम आजमी है जो दाऊद इब्राहिम को कहते हैं कि वो महाराष्ट्र में बहुत रोजगार देने वाले। सिर्फ एक लाइन, औरंगजेब की कौन सा ऐसा काम किया जिसकी वजह से कब्र होनी चाहिए? चलिए सब हटा दीजिए हिंदू मुसलमान। और आइए अब बिहार की बात करते हैं। बिहार में कल बजट पेश किया, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, वित्त मंत्री, उन्होंने बजट पेश किया और नीतीश जी ने खूब उनकी पीठ थपथपाई, लगभग गले मिले, बढ़िया काम किया तुमने। वो तस्वीर आप सबने देखी। तो लेकिन पहले मैं तस्वीरों की बात कर लेता हूं, फिर बजट में क्या था और आज क्या हो सकता है। नीतीश कुमार को आज बोलना है क्योंकि वहां राज्यपाल का भाषण हुआ था, उसका जवाब धन्यवाद में आज देंगे नीतीश कुमार जी। लेकिन एक ये वीडियो देखिए अभी आप जरा। जब सम्राट चौधरी बजट पढ़ रहे हैं, नीतीश कुमार बगल में बैठे हैं
और वो कुछ इशारा कर रहे हैं सामने की तरफ देख करके। ये देखिए, ये वीडियो जो है सबसे ज्यादा कौन चला रहा है आपको मालूम है? आरजेडी, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव सामने बैठे हैं, नीतीश कुमार इधर एक तरफ, दूसरी तरफ वो। अब कुछ मुंह से मुंह का इशारा कुछ करते हैं नीतीश कुमार, मुंह चला रहे हैं और सामने देख रहे हैं, फिर हाथ से पूछते हैं देखो ये क्या है, मतलब उनका कहने की भाव भंगिमा में ये है कि क्या है, क्या कर रहे हो। तो जो समझ में आया वो ये कि ये शायद तेजस्वी यादव से पूछ रहे थे कि आप क्या खा रहे हैं, क्या है मुंह में आपके। जवाब तेजस्वी यादव ने दिया, कुछ ने कहा कोई मसाला खाते हैं, कोई पान मसाला खाते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं लंच करके आया था, मैं टॉफी खा रहा था। ये उनको जवाब देना पड़ा। लेकिन उनकी पार्टी जिस तरीके से इस वीडियो को प्रचारित कर रही है, वो पूछ रहे हैं कि सब कुछ ठीक है ना, मतलब मुख्यमंत्री जी के साथ सब कुछ ठीक है ना। तेजस्वी यादव बार बार और उनकी पार्टी बार बार कहती है कि मुख्यमंत्री जी टायर्ड और रिटायर हो चुके हैं, मेंटली अनफिट हैं। अब इस वीडियो को दिखा करके वही बात एक बार फिर वो कहना चाहते हैं। तो अब आपने वीडियो ये देख लिया ना, देखा थोड़ा सा एक बार फुल स्क्रीन दिखा दीजिए नीतीश जी की तस्वीर। जी ये देखिए, सामने तेजस्वी जी हैं, वो भी मुस्कुराए थोड़ा सा, और नीतीश कुमार जी। तो हमारे मेहमानों से तो राय उनकी बाद में लेंगे, पहले आप इसी तस्वीर पर तेजस्वी यादव ने क्या कहा ये सुन लीजिए। भाषण खोखला था तो पीठ ठोक करके नजर उधर करना था। आपसे भी बातचीत नीतीश कुमार के इशारों में हो रही थी। इशारों में वो तो सबका जो जाता है उसी को बोलते हैं कि आप ही लोग है भविष्य। आपसे भी तो जो नया लोग मिलता है, नीतीश कुमार जी की आदत है, अब तो आप ही को संभालना है, अब तो आप ही को देखना है, तो ये तो आदत है। अरे पीठ ठोके ना ठोके, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? आप कोई भूले नहीं है, आपसे भी इशारों में बातचीत हुई है। क्या वो तो हर किसी को इशारा करते रहते हैं, कभी मुंह चबा चबा करके कह रहे थे। हम बोला हम पल्स खा रहे, दिखा रहे थे, हमको इशारा कर रहे थे काय मुंह चबा रहे हो, बड़ा नोटिस कर रहे थे हम पे। फिर हमने देखा है भाई पल्स, खाना खा के आए थे तो लंच करके आए थे तो हम पल्स लिए हुए थे, पल्स खा रहे थे। कोई बगल के एक मंत्री जो है नाक खोद रहे थे तो उनको भी नाक खोद करके दिखा रहे थे, कायला खोद रहे। तो ये तो मुख्यमंत्री जी की आदत है। अब इसमें नहीं, हम कहाँ कौन होते हैं भाई, हमारी हैसियत है। और ऐसा नीतीश जी जैसा कोई मिमिक्री कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। तेजस्वी यादव की खुलकर ही सब कुछ बता दिया उन्होंने कहा कि हमको देख करके पता नहीं क्यों हमको बड़ा नोटिस कर रहे थे मुख्यमंत्री जी। सर दोनों बात चर्चाओं में है, उनका सम्राट चौधरी की पीठ थपथपाना भी और तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करना भी। नीतीश जी अब इन दिनों हमेशा चर्चा में रहते हैं, हर सार्वजनिक कार्यक्रम में, वो विधानसभा हो या कोई मंच हो, कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि वो फिर चर्चा का विषय बन जाता है। आप याद देखिए कि जब वो एनडीए की मीटिंग में आए थे तो बार बार मोदी जी के पैर छू रहे थे, अब मोदी जी उनका हाथ पकड़ रहे थे, वो उनके पैर। तो कई बार वो अपने पीए के साथ जो है, कोई कहता है कि हाथ पकड़ के देते हैं किसी को, मोदी जी का भी हाथ पकड़ के उंगलियां देख रहे थे, तो असहज कर देते हैं वो, मतलब अपने सामने वाले को। अब वो क्या इस समय उनकी स्थिति है, मुझे लगता है कि ये एक जांच का विषय है। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो है मामला, ये इस पे बेहतरीन तरीके से हंसा जा सकता है और क्या कहें, इंजॉय किया जा सकता है, और क्या कर सकते हैं। लेकिन उनकी सेहत और उनके इस पूरे भाव को देखते हुए जो मुझे लगता है कि जिस तरह उन्होंने विधानसभा महिलाओं में जो बयान दिया था, तभी से मुझे लगता था, तभी से नोटिस में आए थे, तभी से नोटिस में आए थे, और तभी मुझे खटका हुआ था कि नीतीश जैसा व्यक्ति, नीतीश जी के बारे में हमारी राय बड़ी हमेशा सकारात्मक रही है, उनकी भाषा को लेके, उनके सार्वजनिक तौर तरीकों को लेकर के। लेकिन जब वो बोले विधानसभा में, पहले विधानसभा में बोले, फिर विधान परिषद में बोले, और इसका मतलब ऐसा नहीं कि झटके में बोल गए हो, तब मुझे लगा कि मामला कुछ गड़बड़ है। इस तरह की बात ये कैसे कह सकते हैं? ठीक है, वहीं से वो पहली बार बोलना तो आज नीतीश जी को आज भी है। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि आज चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या उनको
जो अपेक्षा की जा रही थी कि महिलाओं को लेकर के कोई बड़ी स्कीम का डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर खाते में करने वाली जैसी कोई स्कीम जो है नीतीश जी उसकी अनाउंसमेंट आज क्या कल करेंगे क्या? तो कल तो बजट में नहीं था, सम्राट चौधरी ने तो नहीं बोला वो। हालांकि उसमें महिलाओं के लिए बहुत सारी और अलग स्कीमें हैं, 8-9 स्कीमें हैं उसमें अलग से, लेकिन ये सीधा पैसा खाते में देना, वो भी 2,500 रुपया। और बिहार के लोगों के लिए बहुत बहुत मैटर करेगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। अब क्या हमने कल भी चर्चा करी, क्या नीतीश कुमार ऐसा करेंगे? आज देखिए उनके भाषण में अगर कोई सरप्राइज हो तो। सम्राट चौधरी ने इंडिया टीवी के कार्यक्रम देख लिया था, उन्होंने हर्षवर्धन जी को सुन लिया था और उन्होंने लगा कि जो है अगर हम दोबारा कोई ऐसी स्कीम ला देंगे तो हर्षवर्धन जी के निशाने पर आ जाएंगे। क्या उम्मीद कर रहे हैं नीतीश कुमार के भाषण से आप? आज कुछ तस्वीर पर कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। नहीं, आपका सवाल जो है उसी का जवाब देता हूँ। उम्मीद हम कर रहे हैं बस कर दो भैया, कृपा कर दो बिहार पर। बहुत बड़े नेता रहे हैं आप, सचमुच नीतीश कुमार भारत की राजनीति में, अगर हम बिना संकोच कहें कि निजी जीवन में, सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता का, शुचिता का, सादगी का, ईमानदारी का, परिवारवाद मुक्ति का बहुत बड़ा चेहरा है। उस व्यक्ति का यहाँ पहुंच जाना, चाहे जो मतलब कोई तरीका आएगा। और अब तो कभी कभी ये भी लगता है ना, पहले मैं बड़े आक्रोश में बोलता था तो कई बार लोग कहते थे कि नीतीश जी से आपको क्या हो गया, कोई निजी दुश्मनी क्या, अब हमारी क्या दुश्मनी होगी। लेकिन अब देख के लगता है कि अब गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, दया आनी चाहिए। और ये सचमुच चाहे भाजपा के लोग हों, चाहे जेडीयू के लोग हों, और उनके पुत्र निशांत भी, उनको भी सोचना चाहिए कि नीतीश जी को अब आराम की जरूरत है। उनका जीवन, राजनीतिक जीवन बड़ा शानदार रहा है, वहीं पर रुक जाए। तो आप क्या कह रहे हैं कि मतलब अब विधिवत रिटायर हो जाए? होना ही चाहिए, कह कर होना चाहिए। नीतीश कुमार, ये तो वही नीतीश कुमार है ना जो अब तो ये अपने गुरु जॉर्ज फर्नांडिस की स्थिति में पहुंच गए। जब जॉर्ज फर्नांडिस का स्वास्थ्य खराब था, नीतीश कुमार ने लोकसभा का टिकट काटा और क्या कहा कि भाई कहीं तो जाकर रुकना पड़ेगा ना जीवन के अंदर। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप फिट नहीं हो, तो आप चुनाव मत लड़िए। जॉर्ज साहब ठीक नहीं है, इससे हमको लोकसभा का चुनाव नहीं लड़वा रहे। हमारे सम्मानीय नेता, हमारे माननीय नेता है, हमारे नेता बने रहेंगे, लेकिन ऐसे अस्वस्थ आदमी को हम लोकसभा चुनाव नहीं लड़वा सकते। उस जॉर्ज फर्नांडिस से नीतीश कुमार ये कहते हैं, और आज नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। भले ठीक है, अभी एमएलसी है वो, लेकिन अध्यक्ष पद से कैसे हटाया था वो भी टिकट भी काटा था लोकसभा का, फिर वो लोकसभा लड़े थे, चुनाव हार गए थे। तो जिस तरीके से जॉर्ज फर्नांडिस के साथ आपने व्यवहार किया, आप भी तो उसमें कीजिए ना कि आपका स्वास्थ्य। अब चलें सर, ये तो बिहार की जनता देख रही है, उनकी पार्टी को देखना है, और बीजेपी उनका सहयोगी है, उनको इस बात को देखना है। क्योंकि अब कोई कुछ बताए तो हम लोग उस पर चर्चा करें ना, वरना हम लोग क्या कयास ही लगा सकते हैं। अभी जब सम्राट चौधरी को अच्छा है, सम्राट चौधरी से ये कह दिया उन्होंने कि आपकी पगड़ी कहाँ चली गई। हाँ, ये बात करने लायक है कि सम्राट चौधरी तो फेटा बांधते थे ना, और कहते थे तब तक नहीं उतारूंगा जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री। फिर वो गए गंगा जी में जाकर के, सरयू जी में ज्यादा जाकर के, वो जो है साफा जो है वो उतार देता बहरा। लेकिन बीजेपी की बेट इस बार सम्राट चौधरी पर ही है। जाति का समीकरण भी उनको ठीक बैठता है। नीतीश कुमार जी के हम जाति हैं, कह लीजिए सहजाति वाले हैं, और युवा हैं, सब कुछ है। सम्राट चौधरी भी परिवारवादी राजनीति से आते हैं, बिल्कुल चौधरी के बेटे हैं। लेकिन अब बीजेपी को, अब फिलहाल तो बीजेपी को लगता है कि भाई हमारा नेता तो यही है भविष्य का। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि सम्राट चौधरी ही नेता हैं, ऐसा तय है। सम्राट चौधरी भी नेता हैं, ऐसा तय है। बिहार की राजनीति में तो 2-4 भी और बताइए। नहीं, मैं सिर्फ उप मुख्यमंत्री कह दीजिए तो 4 उप मुख्यमंत्री हो चुके हैं भाजपा के। 2 पिछली बार थे, 2 अभी हैं। पिछली बार वाले दोनों इस बार नहीं है, इस बार नए उप मुख्यमंत्री बने। और मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जब सामाजिक संतुलन की राजनीति करती है तो बहुत सलीके से अपने खांचे फिट करती है। वो खांचा हमको फिट होता हुआ दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई एक नेता है और उस नेता के पीछे भाजपा चुनाव लड़ेगी। मेरा एक बड़ा, जिसको कहें कि स्पष्ट मत है कि अगर बीजेपी इस ट्रैप से निकल पाए, जिसको मैं बार बार कहता हूं, फ्रीबीज पॉलिटिक्स से ट्रैप में न फंसे। और कल हम लोगों ने बड़ी चर्चा की थी कि बिहार में देखिए उस राज्य ने अपने आप को इससे बाहर निकाल कर रखा है। कल बजट में भी वो ऐसा कुछ ऐलान नहीं हुआ, क्योंकि अगर उस ट्रैप में गए तो फिर हर राज्य में जहां भी ये चुनाव लड़ने जाएंगे, इनको उससे लड़ना पड़ेगा जो इनका वाला मैदान नहीं। और एक बात मैं, चूंकि कल हम लोगों ने प्रहलाद पटेल पर बड़ी चर्चा की थी और उसके बाद उनका मैंने बयान देखा, वो लोधी समाज के कार्यक्रम में थे। अपने समाज के लोगों से कहना कि तुम भिखारी मत बनो, तुम सबल बनो, सशक्त बनो, ये बहुत बड़ी बात होती है। आज के समय में तो नेता जब अपने समाज में होता है तो कहता है तुम सब कुछ लेते रहो। तो इन सारे संदर्भों को भी देखकर बात करनी चाहिए। मेरा यह मानना है कि अगर बिहार के बजट में या चुनाव से पहले कोई ऐसा रेवड़ी का ऐलान न करे तो ये बहुत बड़ी राजनीतिक लकीर खींचने होगी। हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा। एक चर्चा इसी में आइए कर लेते हैं आगे। हालांकि उत्तर प्रदेश की खबर है,
मायावती जी ने एक बार फिर अपने चुने हुए उत्तराधिकारी को पद से उतार दिया है। पद से ही नहीं हटा दिया बल्कि अब तो पार्टी से भी निष्कासित कर दिया है। उनके भतीजे हैं आकाश आनंद, उनके भाई के पुत्र थे। पहले उनके ससुर जी को पार्टी से निकाला था, फिर इनको कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया था और तब कहा था कि ये अपनी पत्नी के और अपनी ससुराल के बहुत प्रभाव में रहकर बातें करते हैं, इसलिए फिर इनको फिलहाल नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से मैं हटा रही हूँ। लेकिन उसके बाद इन्होंने अपनी सफाई में कुछ बातें लिखी तो उन्होंने अपनी तरफ से तो अच्छी बातें लिखी थी कि त्याग, बलिदान और जो मिशन चल रहा है बसपा का, हम उसके लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। 100,000 आकाश आनंद कुर्बान है उस पर। मायावती जी को पसंद नहीं आया। मायावती जी ने कहा देखो अभी इसमें भी तुम्हारी कोई माफ़ी वाली बात मुझे फीलिंग नहीं आ रही है, तो तुम पार्टी से ही हट जाओ। तो इनको भी पार्टी से ही निकाल दिया है, इनके ससुर जी को भी पार्टी से निकाल दिया है। दिल्ली के चुनाव में इनकी बड़ी अच्छी भूमिका थी, दिल्ली के चुनाव में काफी सभा भी ये लोग करते थे। लेकिन पिताजी को एम्पावर किया है। पिताजी को इनके पिताजी को नेशनल कोऑर्डिनेटर उनको, लेकिन सर पार्टी से निकालना तो अच्छा पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। पहले इनको उत्तराधिकारी घोषित किया, फिर कहा नहीं, लोकसभा चुनाव के बाद कि नहीं अभी ये परिपक्व नहीं हुए हैं, फिर वापस इनको उत्तराधिकारी घोषित किया और अब फिर हटा दिया है। तो मायावती जी मन क्यों नहीं बना पा रही हैं आकाश आनंद को लेकर के? एक आकाश आनंद जो 30 साल की उम्र में अभी परिपक्व नहीं हो पा रहे हैं, एक तेजस्वी यादव जो 35 साल की उम्र में 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 36 साल में कह रहे हैं कि मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के स्टेज पे हूँ, वो परिपक्व राजनेता के रूप में व्यवहार कर रहे हैं। हालांकि वो भी वंशवाद के राजनीति के लालू के बेटे हैं, ये भी और ये तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तेजस्वी यादव तो फिर भी पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, ये तो फॉरेन से पढ़ लिख कर आए, बढ़िया हैं। मुझे लगता है कि मायावती की जो राजनीति है कि बस मैंने जो कहा वो ब्रह्म वाक्य है, मैं जो कहूंगी तो आपको हाँ बोलना है, मैं ना करूंगी तो ना बोलना है, मेरे से बिना पूछे एक शब्द भी नहीं बोलना है। आकाश आनंद पढ़ा लिखा आदमी था, उसे लगा कि अब बुआ ने मुझे बनाया है तो मैं थोड़ा बहुजन समाज पार्टी को सर्वजन की पार्टी बनाऊंगा, दूसरे लोगों को जोड़ूंगा, थोड़ा बड़े बयान दूंगा। वो जिस शैली में जाना चाह रहे थे मायावती को बर्दाश्त नहीं रहा। मुझे लगता है अब आकाश आनंद को मान लेना चाहिए कि जब तक मायावती सक्रिय राजनीति में रहेगी या जब तक पार्टी की कमान संभाल कर रखेगी, उनके लिए बसपा में करने के लिए कुछ नहीं हो। आकाश आनंद सोच भी कैसे सकते हैं कि मायावती जी के होते हुए वो कुछ अपने मन का कर सकते हैं? या तो फिर या भी नहीं होगा, मुझे तो नहीं लगता है। लाइन बना लें, फिर तो पार्टी के लिए बड़ा गड़बड़ है ना। बिल्कुल, हम लोग ये छोड़ दीजिए कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कब किसको उत्तराधिकारी घोषित। मायावती कोई राजनीति कर भी रही है क्या? और आकाश आनंद दिल्ली का चुनाव छोड़ दीजिए, राजस्थान विधानसभा मुझे याद आती है, इस व्यक्ति ने पूरी पदयात्रा निकाली थी। आप उनके ससुर से नाराज हैं तो शादी किसने तय की थी? और उनके ससुर कौन है? उनके ससुर मायावती के सलाहकार हुआ करते थे। वो कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि आज नया नया वो आ गए हैं, वो कांशीराम के समय से पार्टी में थे। तो मेरा ये मानना है कि मायावती तो तय करें। आप कहेंगे कि हम कुर्सी पर बैठेंगे, आके पढ़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे और दूसरे लोग कुछ न करें। राजनीति में ऐसा वजह क्या है असली, कुछ ये भी तो पता हो, बताइए प्लीज। वजह ये है कि मायावती जी शुरू से, आज से नहीं, घनघोर असुरक्षा का शिकार है, असुरक्षा बोध का, जिसको इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं पॉलिटिक्स में। जब वो कांशीराम जी के साथ थी, उसके बाद कांशीराम जी के साथ के जितने लोग थे, जैसे जैसे मायावती ताकतवर हुई, एम्पावर्ड हुई, उन्होंने सबको किनारे कर दिया। जितने पुराने मिशन के लोग थे, अब मैं नाम गिना दूं आपको, बहुत सारा, सही बात, बहुत सारे। उसके बाद कांशीराम जी चले गए। जब कांशीराम जी चले गए, कांशीराम जी के जमाने में ही उन्होंने एक तरह से पूरी बीएसपी का कंट्रोल ले लिया था। उसके बाद जो बीएसपी में जरा भी जिसका चेहरा थोड़ा सा आगे आता था वो आउटलाइन हो जाता था, साइडलाइन हो जाता था। और सतीश मिश्रा कहाँ है, कहीं दिखाई पड़ रहे हैं? एक जमाने में इनको तो एक तो भतीजे और 2 बार आपने खुद ही बनाया। ऐसा है सतीश मिश्रा तो सर वैसे नेता है, सतीश मिश्रा तो ठीक है। नहीं, आज कहाँ है? एक जमाने में सबसे नंबर 2 माने जाते थे। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी जो है, एक ही विधायक है, बाबू सिंह कुशवाहा ले लीजिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ले लीजिए, ये सब मायावती के जमाने के सर। ये बड़ा नेचुरल सक्सेशन लग रहा था, भतीजे को दे रहे हैं। लेकिन जब व्यक्ति ऐसा है कि हमारे एक मित्र हैं, हर्षवर्धन जानते हैं, डॉक्टर डीपी सिन्हा साहब, भाजपा की सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में रहे हैं। उनका एक नाटक है कथा एक कंस की, जिसमें इसका एक संवाद है कि कंस से अक्रूर पूछता है कि तुमने तो अपने सारे सरदारों को पहले मरवा दिया, अब तुम अकेले पड़ गए हो और आज तुम घबरा रहे हो, और कृष्ण चले आ रहे हैं बढ़ते हुए कि ये दरवाजा टूट गया, ये कुबलिया पीड़ हाथी को मार दिया, इसको मार दिया। तो कंस कहता है कि सत्ता के शिखर पर सिर्फ इतनी ही जगह होती है कि एक ही आदमी रह सकता है। ये है एक लाइन में सब। पहले तो अखिलेश यादव की कल 2 सोशल मीडिया जो पोस्ट हैं एक्स पर, वो बड़ी चर्चा में। एक में उन्होंने 2027 की अपनी लड़ाई की, अपना सबसे बड़ा हथियार होगा उसको सार्वजनिक कर दिया है और साफ साफ उन्होंने कह दिया कि हम 2027 में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लाएंगे, हर बालिका युवती नारी को सबल बनाएंगे। अब नाम से ही स्पष्ट है, स्त्री सम्मान समृद्धि योजना।
अब उसके साथ उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है, एक मतलब पूरी फिल्म बनाई गई है, और उस फिल्म को मैंने सुना तो उसमें ये बताया जा रहा है कि महिला के हाथ में कुछ बचे, कुछ पैसा उसके हाथ में बचे तो वो कुछ अपना भविष्य देख सकती है, कुछ अपने लिए कर सकती है, कुछ औरों के लिए कर सकती है। तो साफ है महिलाओं के खाते में सीधा पैसा डालने की घोषणा अखिलेश यादव ने कर दी है। हम सत्ता में आए तो हम ये योजना शुरू करेंगे, जो तेजस्वी यादव ने भी बिहार में शुरू कर दी है, उसकी घोषणा की है। अब साफ है, तो अब इसका जवाब अभी क्योंकि वक्त है चुनाव में, तो अब देखेंगे बीजेपी इसका क्या जवाब देती है। लेकिन अखिलेश यादव ने एक माहौल बनाना शुरू कर दिया है। एक आधी आबादी को, महिलाओं को उन्होंने अपनी तरफ से एक किस्म का ऑफर दे दिया है कि आप मेरा साथ दीजिए और मैं आपके लिए ये काम करूंगा। एक ये बात हुई। दूसरा, उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट किया इसके बाद, और उस पोस्ट में उन्होंने लिखा है प्रिय यंग एम्प्लॉइज, और उसके बाद उसमें 4-5-6 पैराग्राफ हैं। मोटी बात उसमें यह कही गई है, अमिताभ कांत जी नीति आयोग के सीईओ हैं अभी ना, अब नहीं है, पूर्व IAS अधिकारी हैं, बहुत बड़े प्रशासनिक अफसर हैं, उनको नीति आयोग का चेयरपर्सन बनाया गया था, सब कुछ जी 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 मोदी सरकार में बड़े अहम रोल में वो हमेशा रहे हैं। उन्होंने एक बात करते हुए कहा था कि भारतीयों को, हम सबको अब बहुत जमकर मेहनत करने की जरूरत है, हफ्ते में 90 घंटे काम करने की जरूरत है। आप एक दिन की छुट्टी निकाल दीजिए, 6 दिन काम अगर करेंगे तो 90/6 कर लीजिए, 15 आता है। मतलब एक आदमी एक दिन में 15 घंटे काम करे, ऐसी उन्होंने सलाह दी। और भी लोग हैं, किसी ने कहा भी तो छुट्टी भी लेनी बंद कर देनी चाहिए हमें तो अब, क्योंकि हमें अगर अपनी इकोनॉमी को वहां पहुंचाना है जहां हम चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत तो लगेगी। तो उसका जवाब ये दे रहे थे अखिलेश यादव। उन्होंने कहा कि भाई वर्क लाइफ बैलेंस भी कुछ होता है, परिवार भी कुछ होता है। आप लोग सिनेमा के खिलाफ हैं, मनोरंजन के खिलाफ हैं, ये आदमी को डिस्ट्रेस करने के लिए होता है, उसमें भी समय चाहिए। इंसान को इंसान समझो, इंसान रोबोट नहीं है। ये बात अखिलेश यादव कह रहे थे। और फिर अंत में उन्होंने कहा कि अगर ये भाजपाई भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो वैसे ही हमारी इकोनॉमी उड़ान भर लेगी, इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 90 घंटे काम करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसकी भी हम लोग बात करेंगे। यहीं से योगी आदित्यनाथ ने कल एक बात कही थी, वो जुड़ गई, तो वो मैं अब आपको सुनाने वाला हूं, ये 90 घंटे वाली बात से। योगी आदित्यनाथ ने कल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स और अध्यापकों के साथ एक क्लास ली, और IIM के लोग थे इसके अंदर, और उन्होंने वहाँ ये बताया कि कई बातें कुंभ को लेकर बताएं कि भाई भगदड़ हुई तो मैंने क्यों उस वक्त फैसला किया कि ये खबर अभी नहीं बतानी है। मैंने अखाड़ों को कैसे मनाया कि आज आप स्नान ना कीजिए या देर से कीजिए ताकि लोगों में पैनिक ना फैले। फिर उन्होंने बताया हमने सफाई का बंदोबस्त कैसे किया, 1 लाख टॉयलेट्स वहाँ पर हैं, उसकी सफाई, स्वच्छता, सीवेज, ये सब का बंदोबस्त हमने कैसे किया। पुलिस वालों को कैसे हमने ट्रेनिंग दी कि आपको कैसे पेश आना है वहाँ आने वाले आगंतुकों के साथ, क्योंकि वो सब लोग श्रद्धा भाव से आएंगे और आपके ऊपर बहुत प्रेशर होगा, लेकिन आपको उस प्रेशर को कैसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, और हर किसी से प्यार से बात करनी है, समझाना है, और कैसी भी स्थिति बन जाए आपा नहीं खोना है। ये सारी बातें वो बता रहे हैं। उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने अपनी बताई कि 2019 में अर्धकुंभ हुआ था। 2019 में उन्होंने कहा कि मैं जब कुंभ के बारे में वहाँ प्रयागराज जाता था व्यवस्था देखने के लिए, तो मेरे ही साथी जो हैं वो मेरा साथ नहीं देते थे। मतलब मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री तो 17 में बन गए थे, उन्होंने कहा कि मेरे ही लोग, मेरे ही मंत्री मेरा साथ नहीं देते कि साहब ये नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं लगा रहता था, मैं जाता था, रात में जाकर के वहां पर अधिकारियों से, अफसरों से मीटिंग करता था, बात करता था, समझता था, जो निर्देश देने होते थे देता था, फिर उठ करके फिर हवाई जहाज से वापस, स्टेट प्लेन से वापस लखनऊ पहुंच जाता था अगले दिन, और लखनऊ में अपना दिन भर का काम करता था, फिर चला जाता था प्रयागराज और वहां जाके बैठक करता था। तो मैंने कुंभ के ऊपर 19 से पहले से काम करना शुरू कर दिया था, जो आज आपको अभी तक का सबसे भव्य कुंभ दिखाई दिया। तो इसके पीछे बड़ी मेहनत है। योगी जी की बात सुनते हैं। एक एक करके विरोध शुरू हुआ। सबसे पहले जनप्रतिनिधियों ने, फिर मंत्रियों ने, फिर बैठक से वॉकआउट हो गया उन लोगों का। और मुझे लगता है कि कुंभ आयोजन के पहले के 6 महीने ऐसे थे जिनमें उन लोगों ने मेरे साथ किसी बैठक में प्रतिभाग नहीं किया। यह 2019 की स्थिति थी। उन लोगों ने कहा कि साहब आप पूरे प्रयागराज सिटी को उजाड़ रहे हैं। मैंने कहा उजाड़ूंगा नहीं, इसको ठीक करूंगा। परिणाम क्या था कि कुंभ के ठीक पहले दिसंबर में मैंने प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लिया और भव्य तरीके से आयोजन को करके जितने भी प्रयागराज सिटी के डेवलपमेंट के कार्य हुए थे,
जब कार्य कंप्लीट हो गए तब वही सभी लोग मेरे बैठक में आए। उन्होंने कहा साहब बहुत अच्छा हो गया प्रयागराज तो, क्योंकि रात भर मैं शाम को जाता था, क्योंकि मेरे बैठक में किसी मंत्री जनप्रतिनिधि को रहना नहीं था, अधिकारियों को रहना था, तो मैं शाम को जाता था यहाँ से। शाम को 6 बजे 7 बजे गया, आराम से बैठक लिया सर्किट हाउस में या मेला कार्यालय में बैठक लिया। बैठक लेने के बाद फिर उनके साथ में डिनर लिया। उसके बाद फिर रात्रि को 12 बजे के बाद फिर मैं निकलता था सिटी घूमने के लिए, और सुबह फिर वहीं से अपना स्टेट प्लेन लेकर के लखनऊ वापस आ जाता था। अब हमारे बीच में कुंभ एक्सपर्ट तो त्रिपाठी जी हैं, वो बता रहे हैं कि मैं मतलब मेरे मंत्री मेरे साथ नहीं होते थे जब मैं कहता था भाई ये करना पड़ेगा प्रयागराज में, लेकिन अब वो आज दिख रही तस्वीर। देखिए 2019 के कुंभ के पहले सचमुच जो हुआ था, और चूंकि मैंने उस पर तो बहुत लेख लिखे हैं, बहुत कुछ किया है, और मैं कहता हूं और बार बार उसका जिक्र भी मैंने कहानी कुर्सी की में भी किया है कि जो मेगा सिटीज टाइप डॉक्यूमेंट्री बनती है ना, तो अगर 19 के कुंभ के पहले और मात्र 11 महीने में, क्योंकि समय नहीं था उस वक्त, और पूरा शहर लगभग 2 गुना विस्तारित हो गया, पूरे शहर के डाट पुल गायब हो गए, पूरे शहर में जितने तरह के फ्लाईओवर जो बरसों बरस, जैसे एक मैं कहता हूं तो जो भी प्रयागराज वाले सुन रहे हो, जो रामबाग वाला है, वो तो अकल्पनीय था कि नीचे भी रेलवे लाइन, ऊपर भी रेलवे लाइन, प्रदूषण नियंत्रण का भी, जल निगम का भी, बिजली विभाग का भी, ये सारे काम किए, और वो सचमुच अकल्पनीय काम था जो हुआ। इस बार उसका एक्सटेंशन हुआ, लेकिन ज्यादा बड़ी चुनौती 19। तो ये मेहनत 6 साल पुरानी है जो इस बार देखिए। और अब मैं आपको पंजाब की खबर दिखाता हूं। पंजाब की खबर बहुत महत्वपूर्ण है। पंजाब में भगवंत मान जी, ऐसा लगता है कि अब उनका भी जो है धैर्य जवाब दे गया है। देखिए वहां किसान धरने पर बैठे हुए हैं, हम सब जानते हैं, खनौरी बॉर्डर पर और शंभू बॉर्डर पर हरियाणा के, और भगवंत और केंद्र सरकार की अभी भी उनसे बातचीत चल रही है, और वक्त वक्त पर वो अनशन कर रहे हैं। डल्ले वाली तो बहुत बड़ा अनशन उनका चल रहा है, और वो कई जगह कई दिनों के कुछ दिनों पर मोर्चा निकालने की बात कहते हैं। आज हम रेल रोकेंगे, आज हम सड़क रोकेंगे। उनकी कुछ मांगे केंद्र से हैं, कुछ मांगे उनकी पंजाब की सरकार से भी हैं। तो भगवंत मान तो हर किस्म की बातचीत के अंदर वहां हिस्सा रहे ही हैं, पंजाब के चीफ मिनिस्टर होने के नाते। और अब भगवंत मान साहब, एक मीटिंग हुई थी किसान नेताओं के साथ, और उसमें से भगवंत मान साहब जो है उठ करके बाहर आ गए, और बाहर आने के पीछे वजह यह बताई गई कि उन्होंने पूछ लिया कि आपको कल की जो है 5 तारीख को किसानों ने ऐलान कर रखा था कि हम एक मार्च निकालेंगे। तो उन्होंने पूछा आप वो मार्च निकाल रहे हैं क्या? उन्होंने कहा हम मार्च तो हम निकाल रहे हैं। तो भगवंत मान साहब ने कहा कि फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अगर आपको मोर्चा निकालना ही है मेरे साथ बातचीत करने के बाद भी, तो फिर आपने मुझसे यहाँ 1 घंटा बैठाकर जो बात की उसका मतलब क्या? और ये बात उन्होंने बाहर निकलकर बोली भी, और कहा कि ये हर कुछ दिन में आज रेल रोक दो, आज बस रोक दो, ये नहीं चलेगा, हमारा बहुत नुकसान होता है। अब किसान नेताओं को समझना पड़ेगा। सुनिए। ਤੁਹਾਡੀਆਂ रोज दियां रेल रोको, सड़क रोको, पाइप रोको, आ रोको और रोको करके नुकसान है। पंजाब का बहुत नुकसान हो रहा है, इकनॉमिकली भी नुकसान हो रहा है। पंजाब वैसे भी धरनियां वाली स्टेट बनता जा रहा है। मेरी नरमाई नूं ये ना समझा जाए कि मतलब मैं एक्शन नहीं ले सकता। किसान कहते डिटेन किया जा रहा है, करांगे जी करांगे, पर पंजाब चलूगा। ਇੱਥੇ 3.5 करोड़ बंदे ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਅਸਲ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸਲ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। मैं क्या फिर 2.5 घंटे मैनू को बिठाई रखा तुम? मान साहब समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं वो मुझे 2.5 घंटे बैठाया, फिर कहते हैं वो मोर्चा तो हम निकालेंगे। और देखिए उन्होंने ये कहा कि मेरी नरमी को कमजोरी ना समझें, मैं सख्त एक्शन भी ले सकता हूं। पहली बार भगवंत मान को हम इस तेवरों में देख रहे हैं, और अब किसान आंदोलन के नाम पर जो प्रदर्शन होते हैं, भगवंत मान की भी उस पर बस हो गई है। समीर जी देखिए, भगवंत मान तो पहले भी चाहते थे, लेकिन थोड़ा अरविंद केजरीवाल का कंट्रोल था। अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते थे कि किसानों को छेड़ा जाए, वो तो चाहते थे कि भाई किसान जितना इस तरह का आंदोलन करेंगे उतना केंद्र सरकार कटघरे में खड़ा होगी। और ये भगवंत मान तो उस समय गए थे जब पीयूष गोयल केंद्र से वार्ताकार थे, नरेंद्र सिंह तोमर एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। उस समय जब चर्चा हुई थी तब भगवंत मान ने बाहर आकर कहा था कि भाई हम तो किसानों के साथ है, केंद्र सरकार उनकी पूरी की पूरी मांगे मान ले। वही तो, ये तो हर पक्ष रखते हैं किसान नेताओं का। बिल्कुल, लेकिन अब भगवंत मान को समझ में आ रहा है कि जो प्रधानमंत्री मोदी शुरुआत से जो बोल रहे हैं
केंद्र सरकार जो पहले से बोल रही है वही बात सही थी। अब भगवंत मान के सुर पहली बार केंद्र की सरकार के जो सुर है उससे मिलते हुए नजर आ रहे हैं कि हर बात आप आंदोलन से नहीं मंगवा सकते और जो संभव होगा वो स्वीकार की जाएगी। हर बार ये कहना कि अच्छा, सख्ती करने का उन्होंने इशारा किया अपने बयान में। एक और वीडियो में देख रहा था, उसमें किसान नेता बैठे हैं, सामने पुलिस वाले बैठे हैं, थाना इंचार्ज, और वो वीडियो बना रहे हैं किसान नेता, और उन्होंने कहा कि मैं अभी मुख्यमंत्री से के साथ बैठक से बाहर निकला और मेरे घर पर पुलिस वाले आकर के बैठे हैं और मुझे अपने साथ ले जाने को कह रहे हैं। मतलब भगवंत मान केवल बोल ही नहीं रहे, वो एक्शन कर भी रहे हैं। देखिए, भगवंत मान यानी आम आदमी पार्टी जब विपक्ष में थी पंजाब में, और जब 2020 का किसान आंदोलन चल रहा था, आप तो याद कीजिए दिल्ली में बाकायदा दिल्ली सरकार ने किसानों के लिए बहुत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई थी, बिजली और वो सब। दरअसल किसानों की मुख्य मांग MSP वाली है और वो केंद्र सरकार को तय करना और राज्य सरकार का विषय नहीं है। अब MSP का मामला ऐसा पेचीदा मामला है कि वो एक झटके में नहीं तय हो सकता, ये बात सही है। MSP पे एक कमेटी बनी थी किसान आंदोलन के टाइम में, जब मोदी जी ने तीनों कानून वापस लिए थे प्रधानमंत्री जी ने, और एक कमेटी का गठन किया था और कहा था कि इस कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद इस पर हम कोई निर्णय लेंगे। अब उस कमेटी का आज तक कुछ पता ही नहीं है कि कितनी बैठक हुई, कितनी रिपोर्ट आई, क्या हुआ, आई कि नहीं आई। दिक्कत यही होती है कि सरकारें जब कमेटी बना देती हैं तो कम से कम एक टाइम बाउंड तरीके। लेकिन वो पंजाब की सरकार से क्या चाहते हैं किसान, और इनकी बस क्यों हो गई अब किसान नेताओं से? नहीं, पंजाब की सरकार से क्या चाहते हैं, उनके कुछ लोकल मांगे होंगी। अच्छा। वो तो भगवंत मान जी मुझसे बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि मुख्य मांग तो उनकी MSP की है। जो अनशन जो कर रहे हैं डल्लेवाल जी, वो MSP को लेकर ही कर रहे हैं। नहीं, लेकिन मोटी बात ये जो भगवंत मान ने कहा कि अब ये बार बार प्रोटेस्ट का जरिया आप नहीं उठाते। उसका कारण ये है कि भगवंत मान को समझ नहीं आ रहा कि भाई अर्थव्यवस्था जो है वो, अगर आप रेल रोकेंगे, सड़क रोकेंगे, और पंजाब की जो हालत है, अब वो चूंकि खुद कस्टोडियन है, खुद चीफ मिनिस्टर है, तो अब उनको जमीनी सच्चाई पंजाब से ऐसी वीडियोस भी आते रहे सर। आम लोगों ने प्रतिकार किया किसान नेताओं का, बाजारों में जब वो निकले कि आज बंद है, तो लोगों ने बहुत जवाब दिया है। देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए 2 लाइनें। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यही भगवंत मान तमाशा करे, एक एक दाना खरीद लूंगा मैं। क्यों नहीं खरीद रहे भाई, क्यों तमाशा कर रहे हो? यही राघव चड्ढा पेचकस लेके प्लास लेके पहुंच गए थे, वाईफाई सर्विस दे रहे थे वो उनको, जो किसान जो है कर रहे थे। क्या तमाशा है भाई, ऐसे देश चलेगा क्या? अराजकता करके रखी है किसान आंदोलन के नाम पर, और पंजाब को इस देश का सबसे गरीब, कमजोर राज्य, पिछड़ा राज्य बनाकर रखा है। किसानों के नाम पर FCI के साथ मिलकर गोदामों की कालाबाजारी होती थी और किसान लगातार पिछड़ता चला जा रहा है। नौजवान वहां नशे के जाल में जा रहा है, ड्रग्स अलग से आकर रहा है, खालिस्तानी भावनाएं भड़कती जा रही। रोज आप एक आंदोलन करते हो, टोल टैक्स उखाड़ कर करें, इधर से गांव से आ जाओ, 100 रुपए में पर्ची काट दो। ये तमाशा चल रहा है, हर जगह बेईमानी चल रही। और आज जब लगा होगा, आखिर वो आदमी भी चीफ मिनिस्टर है, मैं भगवंत मान के, आज के भगवंत मान के साथ खड़ा हूं, लेकिन ये काम पहले करना चाहिए था। भाई साहब, आप ही ने ये जहर बोया है, उसका परिणाम। बस अब आपने जो लाइन बोली ना, खबर बदल रहा हूं, आपको दूसरी बड़ी खबर पर ले जा रहा हूं। हमने आज प्रोग्राम की शुरुआत महाराष्ट्र की खबर से की थी। फडणवीस सरकार ने मंत्री धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दिया। उनके एक सहयोगी के ऊपर हत्या का आरोप लगा था और कुछ तस्वीरें भी बाहर आई, उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा। उनकी बहन है पंकजा मुंडे, उनसे रिएक्शन मांगे तो बड़ा चौंकाने वाला रिएक्शन है। पंकजा मुंडे कह रही है स्वागत योग्य है धनंजय मुंडे का इस्तीफा, लेकिन ये पहले होना चाहिए था, देने वाले को देना चाहिए था, इस्तीफा लेने वाले को पहले लेना चाहिए था। संतोष देशमुख की जो हत्या हुई, उसको मार रहे थे, उसका वीडियो वायरल हुआ है। ये जो मुझे पूछा गया कि आपने ये देखा क्या, तो मेरा ये जवाब है, और जो मैं अंतर्मन से दे रही हूँ, जिन्होंने उस बच्चे को इतनी निर्दयता से मारा है और उसके ऊपर उसका वीडियो किया है, उनके मन में जितनी निर्मनुष्यता, निर्दयता है, उतनी निर्दयता मेरे मन में नहीं कि मैं इस वीडियो को देखूं और इसके ऊपर कुछ राजनीति का प्लान करूं। मैं उस वीडियो को नहीं देख पाऊंगी, मेरे में उतना बल नहीं, परंतु मैं उन सब लोगों की वेदना को आज खुद के अनुभव से भुगत रही हूँ। वो बेचारा बच्चा तो जान से गया, पर आज एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह और बहुत बड़ी दीवार समाजों में खड़ी हो रही है। इसके बारे में मैं चिंता व्यक्त करती हूँ और मुझे ये पता चला है कि धनंजय मुंडे ने रेजिग्नेशन दिया है। मैं उस भी निर्णय का स्वागत करती हूँ। ये निर्णय और पहले होना चाहिए था, लेने वालों ने लेना चाहिए था, देने वाले ने देना चाहिए था, तो शायद ये प्रवास से
समीर जी बहन हैं और वो कह रही हैं कि इस्तीफा देर से हुआ है, पहले होना चाहिए था और फडणवीस जी को भी इस्तीफा पहले लेना चाहिए था। देखिए, स्थानीय पॉलिटिक्स से परली से धनंजय मुंडे विधायक है, परली से पंकजा मुंडे विधायक रही है और पंकजा मुंडे को तो धनंजय मुंडे ने चुनाव हरवाया विधानसभा चुनाव में। पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो पंकजा मुंडे धनंजय मुंडे से ही चुनाव हारी थी विधानसभा में। यहाँ वहाँ वर्चस्व की राजनीति की लड़ाई है, गोपीनाथ मुंडे की राजनीतिक विरासत वहाँ बीड़ में और परली में कौन संभालेगा, परिवार की लड़ाई थी। गोपीनाथ मुंडे ने अपनी बेटी को दिया, भतीजा नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, उसके बाद शरद पवार के राष्ट्रपति में चले जाते हैं और अपना कद बनाते हैं। तो अब पंकजा मुंडे को हालांकि अभी है एक ही कैंप में नहीं, लेकिन उसके बाद भी जब पंकजा मुंडे बीड़ से लोकसभा चुनाव हारी है 6000 वोटों से, तो पंकजा मुंडे ने इस बात की शिकायत की कि कई अपने लोगों ने मुझे वहां हराने की कोशिश की है, 6000 वोट से मैं जो हारी हूं। तो उसका इशारा धनंजय मुंडे की तरफ था कि धनंजय मुंडे ने भी कोशिश की मुझे वहां चुनाव हरवाने के लिए, और एक उम्मीदवार जो वंचित समाज से खड़ा हुआ था 60,000 वोट लेके गया। धनंजय मुंडे के इस्तीफे से खुश हैं वो, बिल्कुल खुश है, उनकी राजनीति चलेगी वहां पर। अब जब चुनाव की बारी आएगी, अब और देखिए ना, अब जो भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन में सीट भारतीय जनता पार्टी की थी, गठबंधन में अजित पवार को ही सीट दी गई। क्यों दी गई? कि वहां से धनंजय मुंडे चुनाव लड़े। हालांकि भाजपा ने अपनी सीट दे के वहां से लड़वाया, तो अब धनंजय मुंडे वहां कमजोर होंगे तो उसका फायदा मतलब जो लोग नहीं समझते इतनी अंदर की बातें जो आपने बताया उनके लिए कि भाई एक बहन जो है वो कह रही है मेरे इस्तीफा पहले क्यों नहीं लिया मेरे भाई का। कहा था सत्ता के शिखर पर इतनी जगह होती है कि एक ही आदमी रह सकता है। बहुत शुक्रिया सर, आज समय इतना ही था। विनोद जी बहुत धन्यवाद, हर्षवर्धन जी, समीर जी बहुत शुक्रिया। आपका कल फिर मुलाकात होगी आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में ठीक 1 बजे।